नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हमने सिंचाई के बारे में सिंचाई के जो हमने 3 माध्यम देखे थे, कुआं, ट्यूबवेल्स, नहर, तालाब। तो उनमें से जो नदियों पर जो नहर है तो वो बहुउद्देशीय योजनाओं द्वारा बनाई जाती है। तो बहुउद्देशीय योजना अर्थात क्या, उसके उद्देश्य क्या है, तो वो क्वेश्चन इस बार मतलब लास्ट ईयर बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है वो प्रश्न आया था। तो बहुउद्देशीय हमने देखा कि नदी घाटी प्रदेश है तो उसके आसपास के विस्तार में बहुत सारी जो समस्याएं होती है, मुश्किलियाँ होती है, उसको हल करना। तो उसमें हमने देखा था कि बाढ़ को नियंत्रण हो जाता है अगर हम नदी पर बांध बांधते हो, तो जमीन का कटाव को भी रोक सकते हैं और खेतों में नहरों द्वारा सिंचाई से पानी पहुंचा सकते हैं और पीने के लिए पानी का उपयोग वो कर सकते हैं और उद्योगों में भी वो पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। बाद में जहाँ ज़्यादा बस्ती यानी जो शहरी इलाका है वहाँ पर भी पीने के लिए ये नदी पर बांध बांध के जो संग्रह किया हुआ है पानी वो दिया जाता है। बाद में बिजली उत्पादन, अगर आपने कोई भी नदी पर ये बहुउद्देशीय योजना यानी बांध बांधा होगा, देखा होगा, तो बांध में एक तरफ सरोवर रहता है, दूसरी तरफ जो जिसको हम डैम भी बोलते हैं उसके दरवाजे रहते हैं। तो वहाँ से पानी जब छोड़ा जाता है तब भी नीचे टरबाइन रखे जाते हैं और उनमें से बिजली पैदा की जाती है। बाद में ये नदी पर बांध बांधने से यानी बहुउद्देशीय योजना का जो और उद्देश्य है कि आंतरिक जल परिवहन, यानी जो बड़ी बड़ी नहरें भी उनमें से निकाली जाती है तो उनमें भी जल मार्ग के लिए उपयोगी है। यानी एक राज्य में से दूसरे राज्य में हम वो नाव है वगैरह द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। बाद में मनोरंजन, मनोरंजन यानी आप में से भी कई बच्चे पिछले साल जो सॉरी जो पिकनिक का स्थल मतलब रखते हैं, तो जैसे कि यहाँ गुजरात में सरदार सरोवर डैम है तो बहुत सारी जगह से वहाँ पर बच्चों को पिकनिक ले जिया जाता है कि वो देखकर बच्चों समझ पाए कि नदी पर बांध किस प्रकार का होता है, उनमें से किस प्रकार बिजली पैदा की जाती है और किस प्रकार का सरोवर बनता है। तो मनोरंजन का भी स्थल बन जाता है क्योंकि लोग घूमने फिरने वहाँ जाते हैं। और वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जीव जो जंगली जानवर है उनको भी सुरक्षा मिलती है। नहीं तो अगर बांध नहीं रहती है, नदियों में बाढ़ आती है तो बहुत सारे पशु भी उसमें बहकर मर जाते हैं। और मत्स्य पालन, यानी जब जो सरोवर तैयार होता है, नदी पर बांध बांधते हैं तो एक तरफ सरोवर जो तैयार होता है जिसमें पानी का संग्रह होता है तो वहाँ पर मछलियों को पाला जाता है, मतलब मत्स्य उद्योग का भी विकास होता है। तो ये सब है बहुउद्देशीय योजना का उद्देश्य कि हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, जमीन का कटाव को रोक सकते हैं, सिंचाई के और पेयजल के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, उद्योगों में भी पानी का उपयोग कर सकते हैं, शहरों में भी पीने के पानी का उपयोग, बिजली उत्पादन करने में, आंतरिक जल परिवहन के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ये सबके लिए ये बहुउद्देशीय योजनाएं जो मतलब उपयोगी हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पूरे हमारे देश में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, तो जो बड़ी बड़ी नदियों पर जो बांध बांधा गया है वही है बहुउद्देशीय योजना है। तो कौन सी नदी पर यहाँ कौन सा बांध बांधा गया है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार ही MCQ में आया था कि सरदार सरोवर जो बहुउद्देशीय योजना है वो कौन सी नदी पर है। तो इस तरह कौन सा भी बहुउद्देशीय जो योजना है वो कौन सी नदी पर है वो आपको MCQ जे खाली जगह किसी में भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कौन सी नदी पर कौन सी योजना है। तो सतलज नदी जो पंजाब में है वहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध, वो सबसे बड़ा हमारे भारत का जो बांध है वो भाखड़ा नांगल है। तो उसका लाभ मतलब वो बांध बांधने से जो सिंचाई के पानी का जो लाभ है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिला है। बाद में कोसी नदी पर कोसी योजना है जो बिहार में है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी योजना है, वो झारखंड और पश्चिम बंगाल को वो योजना का लाभ मिला है। महानदी पर हीराकुंड योजना है जिसका लाभ उड़ीसा राज्य को मिला है। चंबल ये मध्य प्रदेश में है। ये नदी पर चंबल घाटी बहुउद्देशीय योजना है और उसका लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला है। बाद में कृष्णा नदी, तो उसका उस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बांधा गया है
और उसका लाभ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को मिला है। बाद में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध यानी बहुउद्देशीय योजना बनाई गई है और जिसका लाभ जो है पानी का, बिजली का, जलमार्ग का, सभी का, तो वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिला है। बाद में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बांधा गया है, वो उसका लाभ भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिला है। और ये नर्मदा नदी जो गुजरात की है, वहाँ पर सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा घाटी जो योजना, तो उसका लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों को मिला है। यानी उसका पानी, उसमें से जो उत्पन्न होने वाली बिजली है, वो सबका लाभ ये चारों राज्यों को मिला है। बाद में महिसागर नदी पर 2 बांध बांधे गए, कडाना और वणाकबोरी, और उसका लाभ गुजरात को। तापी नदी है जो हमारे सूरत में ही है, वहाँ पर भी उकाई और काकरापार 2 बांध बांधे गए, उसका लाभ भी गुजरात को ही मिला है। साबरमती नदी पर भी धरोई बहुउद्देशीय योजना बनाई गई है, जिसका लाभ गुजरात को मिला है। तो आपको याद रखना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध बांधा गया है। इस बार परीक्षा में ये वाला MCQ में आया था क्वेश्चन, तो और भी कोई आ सकता है, तो उस तरह आपको याद करना है। अभी एक ये नर्मदा सरदार सरोवर का भी 15 दिन का ही वीडियो है, मैं आपको सेंड करूँगी ये वीडियो के साथ, तो आप ज़रूर देखना। उसमें जो सरदार सरोवर बना है वो भी दिखाया है, बांध है वो भी दिखाया है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अभी हम देखेंगे सिंचाई क्षेत्र का वितरण, कि ये जो नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई, यानी कि बांध बांधे गए, तो वो बांध में से जो नहरों द्वारा पानी खेतों तक, शहरों में पीने के लिए, गांवों में भी पीने के लिए, जो विस्तार में पानी की कमी होती है गर्मी के मौसम में या जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पहुँचाया जाता है। तो कौन से राज्य को कितना लाभ मिला है वो हम देखेंगे। तो भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है, यानी कई राज्यों में सिंचाई का लाभ अधिक मिला है, कई राज्यों में कम मिला है, वो अंतर है। और आंध्र प्रदेश के तटीय जिले, यानी हम साउथ में देखें कि तटीय जिले यानी जो समुद्र किनारे के जिले, तथा गोदावरी और कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, उड़ीसा के और महानदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, और तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, और पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में सघन सिंचाई क्षेत्र, यानी यहाँ पर ये बड़ी बड़ी नदियाँ है, तो वहाँ पर ये बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई है, तो उनको सिंचाई का सघन यानी बहुत ही अधिक लाभ मिला है। अभी आज़ादी के बाद भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र का लगभग 4 गुना बढ़ी है। पहले हमारे देश के किसानों को सिंचाई का जितना लाभ मिलता था उससे 4 गुना अभी बढ़ा है। और स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में अगर हम बुवाई देखें फसल की, तो 38% भाग सिंचाई से होता है। सिंचाई से यानी कुआं, ट्यूबवेल, नहरों द्वारा, तालाबों में से सिंचाई द्वारा 38% जो खेती है वो होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी असमानता है, जो पहले ही बताया कि कई राज्यों में सिंचाई की सुविधा अधिक है, कई राज्यों में बिल्कुल कम है। अभी हम देखें कि मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3 क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में देखो सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8% है। तो सबसे अधिक सिंचाई से खेती जो होती है वो पंजाब में होती है, और सबसे कम सिंचाई का लाभ जो मिला है, सिंचाई से खेती होती है, तो वो होती है मिजोरम में सिर्फ 7.3%। तो कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत ही असमान, देखो यहाँ 90.8 और कहाँ 7.3, कितनी असमानता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर में कुल बुवाई विस्तार का 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत होता है, यानी 40% जो खेती है वो सिंचाई से होती है। तो ये हमने देखा सिंचाई क्षेत्र का वितरण, उसमें आपको याद रखना है सबसे अधिक सिंचाई पंजाब में और कम सिंचाई का लाभ मिजोरम को मिला है। अभी हम देखेंगे जल संकट। जल संकट यानी पानी की समस्या, तो जिसका कई बार हम लोग भी शिकार हुए हैं कि पानी जिस साल बारिश कम हुई हो तो उस साल जल संकट आता है।
तो पानी हम सब जानते हैं कि प्रकृति की हमें दी गई अमूल्य भेंट है, अनमोल भेंट है। और बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। तो पानी की समस्या क्यों पैदा हुई है? तो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, कि जितने ज़्यादा लोग इतना पानी ज़्यादा चाहिए। दूसरा, अनाज की मांग बढ़ रही है। तो अनाज की मांग बढ़ रही है तो उसके कारण फसल भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। बाद में नकदी फसलों का उत्पादन, अभी किसान लोग, हम अगले 10वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नकदी फसलों से उनको मुनाफा अधिक रहता है, इसीलिए वो नकदी फसल का ही उत्पादन करते हैं। बाद में बढ़ते शहरीकरण, अभी हम सब भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो गाँव में से लोग शहरों में धंधा व्यवसाय के लिए आते हैं। तो वो है शहरीकरण, यानी शहरों में जनसंख्या, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो पानी भी ज़्यादा चाहिए। और लोगों के बदलते जीवन स्तर, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया। जीवन स्तर सुधार आया तो आपको लगेगा कि पानी तो किस तरह ज़्यादा जाएगा। तो आप देखो कि सबके घर में अभी जीवन स्तर सुधार आया तो सुविधा बढ़ गई है। तो वॉशिंग मशीन रहता है तो वॉशिंग मशीन में हम लोग सोचे तो पानी ज़्यादा जाता है। बाद में साफ़ सफाई बढ़ गई तो उसी में भी पानी का जो है वो ज़्यादा जाता है। बाद में जीवन स्तर के लिए जो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उनमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके कारण पानी की जो कमी है, तंगी है, वो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ भी आप देखना कि गर्मी के मौसम में जो मानो कि 3 घंटा पानी आ रहा है तो 2 घंटे हो जाते, क्यों? क्योंकि ये पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। तो पानी मतलब उसकी कमी ना हो जाए इसके लिए उसका टाइम कम कर देते हैं। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांश मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है। अभी हम देखें कि पानी की समस्या तो बढ़ ही रही, लेकिन पानी की आपूर्ति की परिस्थिति, तो पानी की जो आपूर्ति हमें करनी है कि पानी कितना है हमारे पास। अभी बारिश के मौसम में तो बहुत सारा पानी आता है पर वो नदियों से बहकर समुद्र में चला जाता है, लेकिन हम ये योजनाओं द्वारा वो पानी का संग्रह करते हैं तो वो हमारी आपूर्ति है। तो वो कितना है पानी उस पर आधार रखता है। दूसरा, स्थानीय वितरण की असमानता। स्थानीय वितरण यानी मानो कि हम अपने शहर का ही उदाहरण लेके सूरत है तो कई एरिया में ज़्यादा घंटा पानी आएगा तो वहाँ पानी का बिगाड़ होता है, कई जगह कम आता है तो वहाँ कमी होती है। और अधिकांश मनुष्य के हितों, असमानता मतलब मनुष्य के हितों पर भी असर करती है। और आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या पर भी, धंधा व्यवसाय में भी पानी की असर होती है, क्योंकि कई धंधा का मतलब कारखाने, उद्योग ऐसे कि जिनको पानी के बिना नहीं चल सकता। तो अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि वर्तमान समय में पश्चिमी राज्य, जो राजस्थान के जो सूखे प्रदेश है और दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, तो उसके आंतरिक भागों में जल संकट की समस्या गंभीर रहती, क्योंकि आए दिन वहाँ पानी की समस्या होती है। और सैकड़ों गांव तथा जो छोटे न शहर है उनमें भी पानी की गुणवत्ता घट रही, यानी पानी की जो क्वालिटी है मतलब अशुद्ध पानी भी उनको मिलता है। इसके अनेक जलजन्य बीमारियां फैलती। अभी पानी की गुणवत्ता घटती यानी जो गंदा पानी उनको दिया जाता है, क्योंकि पानी की कमी होती है तो अशुद्ध गंदा पानी उनको मिलता है। तो उसके कारण, पानी के कारण जो होने वाली कॉलेरा है, टाइफाइड है, जैसे कि अ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत सारी उससे बीमारियां फैलती हैं। बाद में पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। हम जो पानी पी रहे हैं वो हमें किस तरह प्राप्त होता है, यानी आसानी से कई जगह देखते हो तो पीने का पानी अपने घर में नल तक नहीं आता, दूर तक लेने जाना पड़ता है, तो वो कितना मुश्किल काम है। दूसरा, उस वो पानी कैसा है, उसकी क्वालिटी, वो अगर शुद्ध है तो वो ज़रूरी है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। तो पीने की पानी की सुविधा यानी लोग, हर एक लोगों को सरलता से पीने का पानी प्राप्त हो,
तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं की गई है। फिर भी जो हमारे पास पानी की आपूर्ति आपूर्ति रहती है वो बीच अंतर है कि पानी की मांग अधिक रहती है और जो हमारी आपूर्ति है वो कम होती है। आज भी भारत के 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। यानी जब गर्मी की मौसम आती है तो शहरों में पानी की कमी हो जाती है। कई बार कई जगह पर तो पानी पैसों से भी खरीदना पड़ता है। जैसे हमारे गुजरात में जो सौराष्ट्र विभाग है, तो वहाँ पर भी पीने के पानी की गर्मी में कमी हो जाती है। तो देश के लगभग 50% गाँवों को आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। सोचो, 50% गाँवों को ही शुद्ध पानी पीने के लिए मिल रहा है। 50% गाँव ऐसे हैं कि जिनको पीने के पानी की समस्या है। यानी वो दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं, वो भी तालाब में से वो गंदा पानी लेकर आते हैं, या कोई नदी सूखी है तो वो खड्डा खोद कर उनमें से भी गंदा पानी लेकर आते हैं। तो आज भी ये समस्या, भले हमारे यहाँ बारिश की मौसम में कितनी भी बारिश हो, पर गर्मी की मौसम आए तभी पानी की समस्या तो खड़ी ही हो जाती है।